at incident waves। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं कि मान लो हम लोगों ने लिया एक कोई भी सरफेस ले लेते हैं, ये हमने रख दिया यहाँ पे, अगर इंसिडेंट वेव्स लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे सेंटर रख करके जब भी हम स्फीयर बनाएंगे तो दैट विल बिकम प्लेन। तो अगर हम ये I1 लेते हैं, ये I2 लेते हैं, मान लिया ये भी ले लिया I3, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखेंगे, वहां से स्फीयर बनाएंगे, तो ये सब जो हमारा प्लेन बनेगा और ये वेव फ्रंट कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लिया, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं इधर, कि हम लोगों को दे रखा है इस तरह से, और रखा है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे तो सीधा सा बात है कि जितना भी इंसिडेंट रे होगा ये सब होगा, ये सब कहलाएगा इंसिडेंट वेव्स। अब इसको सेंटर पे रख करके हम बनाना शुरू करेंगे स्फीयर इसके ऊपर। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हमको वेवफ्रंट बात करेंगे यहाँ पे, तो इन सब के ऊपर ये हो गया हमारा शेप के हिसाब से दो, तो ये कहलाएगा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, सब हो गया। तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। एक और एग्जांपल मैक्सिमम दे देता हूं। अगर सिचुएशन लिया फॉर एग्जांपल ये, हमने बनाया ये सब है इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे। तो अगर हम इस तरह से वेव फ्रंट लेते हैं, बेसिकली यहां तक दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसका बनाना है हमको इंसिडेंट वेव फ्रंट के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ लिया था I1 I2 I3, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो गया I1, ये हो गया I2 I3। अब सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इन प्रेजेंस ऑफ द सरफेस जो है यहाँ पे ये अपीयर टू कन्वर्ज होगा, तो ये मेरा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब इसको सेंटर पे रख के इंसिडेंट वेव के ऊपर हम बनाएंगे स्फीयर्स। तो एक स्फीयर बनाने जाएंगे तो ये बन गया एक स्फीयर, फिर दूसरा बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तीसरा बनाते हैं ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर देता हूं I1 I2 I3। तो स्फीयर बनाते गए तो वो हमारा कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, इस तरह से बनाते चले जाएंगे, क्योंकि सीधा सा बात है कि जितने भी वेव फ्रंट्स होंगे उस पे इनकमिंग रेज जो आ रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट पे, सब पे नॉर्मल होना चाहिए, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पे वो नॉर्मल होना चाहिए। तो ये शेप हो गया हमारा, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। जल्दी बना।
क्योंकि इतना बात किसी को भी समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सेम होगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम सबका सेम होगा। उसी तरह इसमें भी बात करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये वाला स्फीयर बनाएंगे तो सेम टाइम पे होगा। यहां से अगर हम देखेंगे स्फीयर बनाएंगे इसके पैरेलल में, तो यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम सेम रहेगा, मतलब फिर ये सेम टाइम पे होगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे तो वो हमारा देगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अरे माथा में गया नहीं गया, जल्दी कंप्लीट कर। अब लिखो बी वाले पार्ट पे। डिक्टेट कर रहा हूं, बी वाले पार्ट पे लिखना। हाँ, बी वाले पार्ट में लिखना टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट। टू ड्रॉ, बी वाले पार्ट में लिखना। बी वाले पार्ट में लिखेंगे टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट, टेक पोजीशन ऑफ इमेज, टेक पोजीशन ऑफ पॉइंट इमेज लिख लो, टू टेक पोजीशन ऑफ पॉइंट इमेज एट द सेंटर, take position of point image at the center and draw spheres. Take position of point image at the center. Take position of point image at the center and draw spheres at reflected wave or transmitted waves. At reflected waves or transmitted waves. और ट्रांसमिटेड वेव्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर यहां पे ले लिया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये ले लेते हैं हम लोग पोल। पैरेक्सियल रेस का बात कर रहे हैं, लेट अस टेक दिस एज फोकल पॉइंट। रे ले लेते हैं जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दिखा लेते हैं, ये हो गया। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट का बात करेंगे, तब तो हम सेंटर ऑब्जेक्ट को रखेंगे वहां पे, तो ये कहलाएगा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक बात तो क्लियर है कि फोकल पॉइंट पे सब वेव पहुंचेगा सेम टाइम पे, और हम अगर दिखाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर की तरफ हो गया, तो ये सब हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम R1, R2 और R3 लेकर के चल सकते हैं।
अब सीधा बात है, ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में। अगर पोजीशन ऑफ इमेज ये है तो टेकिंग दिस एट सेंटर हम लोग बनाएंगे स्फीयर्स। तो स्फीयर बनाएंगे तो ये वाला स्फीयर बनेगा एक, दूसरा स्फीयर इस तरह से बना सकते हैं दो, और इस तरह से चलता रहा। तो डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो एक हम बात कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा वेव फ्रंट, इस तरह से शो करेंगे। इधर अगर देखेंगे तो ये हो गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और वो है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ इमेज का पार्ट। तो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बोल लो या फिर ये वाला पार्ट बोल लो, ये दोनों कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल 2। मान लो कि हम लोगों ने ले लिया ये एक यहां से एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में यहां पे रख देता हूं। तो एक तो ऐसे जाएगा, चलो ठीक है। पहले कुछ इनकमिंग रे बना लेंगे, ये सब हो गया इनकमिंग रे। इसके ऊपर इसको सेंटर पे रख के हम स्फीयर्स बनाते जाएंगे। एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया। तो ये सब तो कहलाएगा हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब उसी तरह से यहाँ पे ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चूंकि ये हमारा डाइवर्जिंग होता है तो ये हमारा जाएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये चला गया इधर की तरफ। इसको हम ट्रांसमिटेड रे T1 बोल सकते हैं। ये हो गया T2 क्योंकि इसको P से पास कराया है। ये भी जाएगा हमारा, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इधर प्रिंसिपल एक्सिस है, अवे जाएगा, मतलब ये चला गया इधर की तरफ T3। ये सब ट्रांसमिटेड अवे गया, तुम पीछे की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे तो इमेज हमारा यहाँ कहीं पे बनेगा। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। एक बार पोजीशन ऑफ इमेज हमारा बन गया, तब हम इसको सेंटर पे रख करके इस पर बनाना शुरू करेंगे स्फीयर्स। तो एक स्फीयर ये ले सकते हैं, फिर ये ले लिया हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रांसमिटेड रे के ऊपर, और ये कहलाएगा हमारा ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट्स। और सारा रे जो है वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो रे का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन शुड बी नॉर्मल। बस हो गया, इससे ज्यादा क्या, तरीका बता दिया, करते रहना।
हो गया? रब कर रहा हूं अब। तो ये हो गया वेव फ्रंट से रिलेटेड टॉपिक खत्म, मतलब फोर्थ टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 के फॉर्म में दिया हुआ था। अब फिफ्थ वाला पार्ट पे जाएंगे, उसके लिए जो हम लोग सबसे पहले, लेकिन उसके पहले एक इलस्ट्रेशन के टर्म में लिख लो, या फिर हम लोग लिखेंगे जनरल नॉलेज के टर्म में लिखो। लिखा? अभी क्या चल रहा था? जनरल नॉलेज चल रहा था। जनरल नॉलेज चल रहा था, तो जनरल नॉलेज विथ एन इलस्ट्रेशन, तो नया टॉपिक टाइप का लग जाएगा, उसमें क्या। और यहां पे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके। जब तक मैं डायग्राम बनाता हूं तब तक मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, आप लिखते रहना। लिखना S1 एंड S2 S1 and S2 are 2-point sources of light wave. Are 2-point sources of light wave with same frequency of oscillation. With same frequency of oscillation. With same frequency oscillation, and omega 1 equals to omega 2 equals to omega. Omega 1 equals to omega 2 equals to omega. अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं इस वेव को जो है, इसको स्विच ऑन करूं पहले और इसको स्विच ऑन करूं बाद में, तो कौन अहेड होगा फेज में ऑसिलेशन का? S1 होगा या S2 होगा? S1। अगर S2 को स्विच ऑन कर दें पहले और S1 को बाद में, तो अहेड कौन सा हो जाएगा? S2। ये हो गया? ठीक है। अब हम लोग लेते हैं कि P, अब उस पे नीचे अपना लिख लेना, अगर मन हो, जहां पे लिखवाया है उसके नीचे लिखना है कि phi naught is, let us say delta phi naught. Delta phi naught is phase difference at the position of sources. At the position of sources. At the position of sources at an instant of time. At an instant of time. और डेल्टा फाई लिख लेना फेज डिफरेंस एट
a point P in the space, at a point P in the space, phase difference at a point P in the space due to waves coming from S1 and S2 at an instant of time. ठीक है, लिखो यहां तक लिख लिया सब? अरे लिखा नहीं लिखा? लिखो फाइंड डिफरेंस, इसका नीचे लिख लेना, फाइंड डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ find difference in optical path length delta L path length delta L, which should take into account the initial phase difference delta phi naught, which should take into account the initial phase difference delta phi naught. And then express delta phi, in terms of delta L. In terms of delta L. लिख लिया पूरा? अब चुपचाप पहले सुनना, उसके बाद कुछ भी। मैंने S1 S2 दो सोर्स लिया है। अगर सिर्फ अकेला वेव आता पॉइंट यहां से S1 से P तक, तो अकेला वेव आएगा तो किसी टाइम T पर हम बात करेंगे, तो इसकी वजह से कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुका होगा। स्टार्ट मतलब पहले अगर वेव यहां पहुंचे, जिस समय पहुंचेगा उसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, हम किसी समय T पे बात करेंगे तो इसकी वजह से कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पार्टिकल का कुछ फेज होगा, तो उसको हम बोलते हैं फेज एट पॉइंट P ड्यू टू वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस टाइम इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P ड्यू टू वेव्स कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम T। तो पहले वाले की वजह से मान लो फेज आया हमारा phi1। अच्छा, दूसरे वाले की वजह से जब वेव यहां पहुंचेगा, ये स्टार्ट होगा ऑसिलेशन, हम किसी समय T पे बात करें, तो अगर अकेला ये आता तो उस केस में ये फेज देता पॉइंट P पे, किसी टाइम T पे, तो वो हम निकाल सकते हैं कि किसी टाइम T पर क्या फेज देता। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P पर फेज आता है phi1 S1 की वजह से और इसकी वजह से phi2, तो हम लोग डेल्टा phi लिख सकते हैं phi1 माइनस phi2। अब बात हुआ कि फेज डिफरेंस किस किस वजह से होता है, तो यहां पर जो भी फेज होगा उसमें हम माइनस कर देंगे K इंटू S1P, तो हमको इस जगह का फेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी फेज होता है उसमें माइनस कर देते हैं K इंटू S2P, तो हमारा इस पॉइंट का फेज हो जाता है।
मैं यहाँ पे मीडियम चेंज वगैरह का बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जितना भी लाइट वेव अलग अलग मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा होगा तो हमारा पहला काम यही होता है कि सबका ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालते हैं रिलेटिव टू अ फिक्स मीडियम, ताकि अलग अलग मीडियम वाला कॉन्सेप्ट वहां से खत्म हो जाए और हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ के साथ डील करेंगे हर क्वेश्चन को। इसलिए एक बात तो क्लियर है कि अगर हम अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर भी रहा होता है तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबका ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकाल लेते हैं। अभी अगर हम सिंगल मीडियम को लेकर के बात कर रहे हैं या फिर डिफरेंट मीडियम तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालते हैं। पाथ लेंथ अलग अलग ट्रेवल, अगर हम इसको बोलते हैं L2 और इसको बोलते हैं L1 यहां से यहां तक, तो L2 माइनस L1 कहलाया मेरा पाथ लेंथ में डिफरेंस। और इस पाथ अलग अलग जो लेंथ इसने ट्रेवल किया जिसकी वजह से यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये कम लेंथ ट्रेवल किया तो पहले ही ये यहाँ पहुंचेगा तो ये जो देगा फेज वो अहेड होगा, और ये बाद में पहुंचेगा तो ये जो पीको फेज देगा वो हमारा लैग करेगा। तो एक बात हुआ कि अलग अलग लेंथ ट्रेवल करने की वजह से जो हम पाथ लेंथ लिखते हैं डिफरेंस, वो तो सीधा लिख लेंगे कि S2P माइनस S1P, ये हो गया डिफरेंस इन पाथ लेंथ। अब अगर हम डेल्टा फाई इक्वल्स टू लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल, तो ये जो फेज डिफरेंस देगा ये सिर्फ इस वजह से देगा कि ये जो अलग लेंथ ट्रेवल किया, ये जो अलग लेंथ ट्रेवल किया उसकी वजह से, उस लेंथ को ट्रेवल करने में जो अलग अलग टाइम लगा उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर इनिशियली भी कुछ फेज डिफरेंस है, मतलब मैंने इसको पहले स्विच ऑन कर दिया, इसको बाद में स्विच ऑन किया, तो जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो इस फॉर्मूले में तो हमारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे डेल्टा एल कैलकुलेट करते समय अगर हम इस चीज को अकाउंट में लेके चल रहे होते तब तो हम बोलते कि चलो ठीक है हम निकाल सकते हैं। टाइम के टर्म में लिखते हो तब तो कभी कोई दिक्कत है नहीं, पूरा टाइम निकालो उसके हिसाब से। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को यूज करने जाएंगे तो हमको डेल्टा एल निकालते समय इस बात को अकाउंट में लेना पड़ेगा क्या सोर्स के पोजीशन पे पहले से कोई फेज डिफरेंस है या नहीं। तो सिर्फ लेंथ ट्रेवल करने की वजह से अगर फेज डिफरेंस आया तब तो ये डेल्टा एल होता। जब हम डेल्टा एल S2P माइनस S1P लेते हैं तो अलग अलग लेंथ ट्रेवल जो किया उसकी वजह से जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी दिस वन। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे भी फेज डिफरेंस है तब तो डेफिनेटली हमारा जो है चेंज होगा वहां पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं फाई नॉट वन तो यहाँ पे फाई वन लिखने जाएंगे, यहाँ पे फाई नॉट टू बोलते हैं तो यहाँ पे फाई टू लिखने जाएंगे। तो एक चीज यहां से समझो कि अगर हम बोलते हैं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई नॉट का, मान लो इसको स्विच ऑन किया हमने, पहले इसको स्विच ऑन किया तो अहेड हो जाएगा, या बाद में स्विच ऑन करेंगे तो लैग करेगा। तो मैं डेल्टा फाई नॉट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव अगर आया इसका मतलब है, अगर हम डेल्टा फाई नॉट यहाँ पे लिखते हैं कि फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्सेज एट द इंस्टेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो हम डेल्टा फाई नॉट तो हम लोग मान लेते हैं कि S1 इज अहेड इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू S2 बाय डेल्टा फाई नॉट। तो इसको हम लोग ले लेंगे डेल्टा फाई नॉट, मतलब इसको पहले अभी एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि S1 को हम लोगों ने पहले स्विच ऑन किया। जब हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन किया इसको, तो मेरा एनर्जी ट्रेवल करना शुरू करेगा स्पेस में, ये तो अपना ऑसिलेशन शुरू किया, एनर्जी ट्रेवल करना शुरू करेगा स्पेस में। हमको पता है कि एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तो एनर्जी जो लेंथ ट्रेवल करता है इन द स्पेस दैट विल बी इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा, और उसको हम फेज से अगर रिलेट करते हैं तो 2 पाई का अगर फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में तो उस समय पे लेंथ इसका कितना लेंगे, लैम्डा। ठीक है, हम मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई नॉट का। तो हम लोग ले लेते हैं कि डेल्टा फाई नॉट जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फेज ऑफ सोर्स S1 रिलेटिव टू सोर्स S2। तो फेज ऑफ इसका मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन एट द पोजीशन ऑफ सोर्सेस, दैट इज, और वी कैन राइट दिस एज फेज डिफरेंस at the position of sources। एक बात,
अब एक बात है कि जब ये हमारा डेल्टा फाई नॉट अहेड है तो ये कुछ लेंथ ट्रेवल कर चुका होगा। जिस समय हम इसको स्विच ऑन करने जा रहे हैं उस समय तक ये कुछ लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा। इस पॉइंट को अभी मैं लिख देता हूं, मान लो ए। तो इसने ट्रेवल किया कितना लेंथ, तो यहां से यहां तक लेंथ ले लेते हैं एल। इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय इसको स्विच ऑन कर रहे होंगे उस समय के पहले तक में इसका कुछ फेज होगा। दैट फेज इज डेल्टा फाई नॉट, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्सेस हो गया हमारा डेल्टा फाई नॉट, और जिस समय हमने इसको स्विच ऑन किया ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के स्विच ऑन करने के बाद अगर हम देखें इसको कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा पी तक पहुंचने के लिए, S2P, जबकि इसको जो लेंथ अब ट्रेवल करना पड़ेगा वो सिर्फ होगा AP। इसका मतलब है कि S1P में से माइनस कर देंगे L को, उतना लेंथ ही ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ऑन किया था तो ऑलरेडी एनर्जी कुछ लेंथ ट्रेवल करके तैयार हो चुका है। तैयार हो चुका है तो जिस समय हम लोग बात करेंगे कि जो आफ्टर दोनों स्विच ऑन हो गया उसके बाद इसने तो लेंथ ट्रेवल किया S2P, जबकि इसने मात्र लेंथ ट्रेवल किया उसके बाद S1P माइनस SA। तो वो कहलाएगा मेरा जो है पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में। अगर हम जनरल तरीके से जाएंगे यहाँ पे तो हम पहले डेल्टा फाई और एल के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो हमको पता होता है कि जब हमारा फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में लेते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या आएगा कि अगर हम फेज डिफरेंस डेल्टा फाई नॉट लिखें तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये हो जाएगा L। मतलब अगर हम L निकालने जाएं तो L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट हो जाएगा। तो इस चीज को अगर हम लोग रिलेट करके जाते हैं कि जो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू L लिखते हैं तो L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट। मतलब जिस समय हमने इसको स्विच ऑन किया उसके इसको पहले स्विच ऑन किया, इसको बाद में, जितने देर के बाद इसको स्विच ऑन किया जिस समय पे, उस समय तक ये मान लो हाफ ऑसिलेशन कर चुका था। हाफ ऑसिलेशन करने का मतलब है डेल्टा फाई नॉट का वैल्यू कितना हो गया पाई, और हाफ ऑसिलेशन मतलब ये कितना लेंथ ट्रेवल कर चुका होगा लैम्डा बाई 2। तो अगर हम डेल्टा फाई के जगह पे पाई रख देंगे तो अपने आप एल का वैल्यू क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अगर बोला कि जिस समय इसको हमने स्विच ऑन किया उस समय ये जो है सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन तक गया था, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का मतलब पाई बाई 2 हो गया हमारा डेल्टा फाई नॉट का वैल्यू। अगर डेल्टा फाई नॉट का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो आ जाएगा लैम्डा बाई 4। तो अब यहां से एक चीज हम लोग करके चलते हैं कि यहां पर जो भी फेज है उसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर तो हमको फेज एट P निकलेगा। अब यहां से मैं लेकर के चल रहा हूं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अब रेफरेंस ले लो, मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि जिस समय ये वेव यहां पर पहुंच गया उस समय को मैंने टाइम, उसके फेज को लेते हैं रेफरेंस फेज। तो टेकिंग रेफरेंस फेज अगर हम यहां पे लेंगे φ2 या फिर इसको रेफरेंस फेज ले लोगे तो उसके हिसाब से बेटर है। यहाँ तो ये सेंटेंस लिख करके रखो, मैं इसको रब करूंगा फिर, क्योंकि मेरे को स्पेस का जरूरत पड़ेगा काफी। और ये लिख करके रख लेना पहले साइड में। लिख लिया? ठीक है, अभी लिख, अभी ब्लैक से लिख रहा हूं। फेज ऑफ सोर्स S1 रिलेटिव टू सोर्स S2 और फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्स। यहां लिखा हुआ है डेल्टा फाई नॉट इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा
इंटू एल, तो एल इक्वल्स टू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट। ये और ये चीज सेम है। यहाँ पे लेंथ शो किया हुआ है कि जिस समय इसको स्विच ऑन करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी कुछ लेंथ ट्रैवल कर चुका है एल। ये हो गया एल, ये है ए। तो डायग्राम ने बनाए तो लिखोगे क्या मूर्खा, एकदम बेवकूफ जैसा वैसे क्वेश्चन पूछते हो कि डायग्राम भी बनाना है। तो बिना डायग्राम बनाए ये सब चीज लिख लोगे क्या हवा में? अब जिस समय इसको स्विच ऑन करते हैं उस समय पे इसको हम रेफरेंस फेज लेते हैं। तो रेफरेंस फेज मतलब जीरो फेज जो हम लेंगे जिस समय इसको स्विच ऑन किया। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका फेज हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि टी टाइम पर लेंगे तो इसका टाइम ड्यूरेशन ओमेगा टी हो गया। इसका फेज ऑलरेडी डेल्टा फाई नॉट अहेड ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई नॉट। तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर हम लोग लिख करके चलेंगे, अब यहां से सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग phase at position of source S2 as reference, phase at position of source S2 as reference at an instant of time, at an instant of time. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पे कि फाई नॉट 1 एंड फाई नॉट 2 ये हो गया फेज एट पोजीशन ऑफ S1 एंड S2 एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t लिख देता हूं यहीं पे, बार बार लिखने की जरूरत। फेज एट पोजीशन ऑफ S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली एट एन इंस्टेंट, हम लोग लिखेंगे t इक्वल्स टू t पे। और अब इस चीज से एक बात तो क्लियर है, हम रेफरेंस फेज किसको ले रहे हैं, एट द पोजीशन ऑफ सोर्स S2, मतलब फाई नॉट 2 को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखेंगे तो ओमेगा टी लिखेंगे। तो इस चीज से एक चीज हो गया कि फाई नॉट 2 कैन बी रिटन एज ओमेगा टी एंड फाई नॉट 1 जो है वो लिख लेंगे ओमेगा टी प्लस ऑफ डेल्टा फाई नॉट। तो मैंने बोला था उसको स्विच ऑन किया है तो लेटेस्ट टेक फाई, अगर प्लस डेल्टा प्लस में आता है मतलब अहेड होगा, अगर माइनस में होगा मतलब लैग करेगा। तो रिलेटिव टू दिस हम लोगों ने डेल्टा फाई नॉट लिया हुआ है। तो फाई नॉट 1 माइनस फाई नॉट 2 इक्वल्स टू डेल्टा फाई नॉट, इसलिए फाई नॉट 1 कितना हो गया, फाई नॉट 2 प्लस डेल्टा फाई नॉट के बराबर। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। यहां तक क्लियर है सबको? अब दूसरा पॉइंट जो इसके नीचे लिखेंगे वो होगा फाई 1 फाई 2। तो फाई 1 हम लोग लिख लेते हैं कमा फाई 2, ये कहलाएगा फेज एट पॉइंट P, फेज एट पॉइंट P ड्यू टू waves coming, यहां पे लिख देता हूं आगे कमिंग के बाद, coming from S1 and
S2 at an instant of time t equals to t पे। तो अब अगर हम P पर बात करते हैं एट पॉइंट P पे, तो φ1 जब लिखने जाएंगे तो φ1 इक्वल्स टू जो भी फेज इस पर है इसी इंस्टेंट पर, तो ये हो जाएगा φ01, उसमें माइनस करेंगे, उसने लेंथ कितना ट्रेवल किया है तो S1P, तो ये हो जाएगा मेरा नथिंग बट K इंटू S1P। उसी तरह हम φ2 निकालेंगे इसमें, तो φ2, अच्छा φ01 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है ओमेगा टी प्लस डेल्टा φ0, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं φ1 इक्वल्स टू नथिंग बट ओमेगा टी प्लस डेल्टा φ0 माइनस ऑफ K इंटू S1P। अब आते हैं φ2 इक्वल्स टू हो गया, जो भी फेज यहाँ पे होगा उसमें माइनस कर देंगे, कितना K इंटू डेल्टा S2P, हाँ K इंटू S2P, तो ये हो जाएगा φ02 माइनस ऑफ K इंटू S2P। तो जो भी फेज है उसमें माइनस करते हैं यहां तक का, इसमें जो फेज है ये हो गया। इधर लिखे हो सैम? अरे साथ में लिखा कर, माथा चाट लिया है। इतना स्लो लिखते हो कि मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर देते हो आप लोग, क्योंकि अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट इन डिटेल ढंग से बताऊंगा तो वो टाइम कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे एक क्लास बढ़ने लगता है तो सब माथा पीटने लगता है, तेज जो है बच्चा सब अलग माथा पीट कर तैयार कि क्लास बढ़ रहा है, क्लास बढ़ रहा है, मूर्खा सब। लिखते समय एकदम आराम से जिंदगी वो करके रखोगे। लिख लिया साहब? अब इस चीज को फर्दर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया हमारा φ2 इक्वल्स टू, तो φ02 तो रेफरेंस लिया था तो ओमेगा टी लिया था, ओमेगा टी माइनस K इंटू S2P। तो ये हो गया φ1 और φ2 का वैल्यू किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब हमको निकालना है यहां से कि डेल्टा फाई को अगर हम डिफाइन करते हैं φ1 माइनस φ2, डेल्टा फाई को डिफाइन किया किससे? φ1 माइनस φ2 से, क्योंकि हम लोग डिफाइन कर रहे थे φ1 माइनस φ2। अब φ1 माइनस φ2 करेंगे तो ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास टर्म क्या बचेगा? तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K इंटू S2P माइनस ऑफ S1P प्लस ऑफ डेल्टा फाई नॉट, ये हो गया। अब डेल्टा फाई को K का मतलब हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज S2P माइनस S1P, ये हो गया प्लस ऑफ डेल्टा फाई नॉट। अब हमको एक बात पता ये है कि अगर हम डेल्टा एल के टर्म्स में लिखते हैं, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस टेकिंग इनटू अकाउंट डेल्टा फाई नॉट, तो डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल। तो अब हम लिख सकते हैं कि एज डेल्टा फाई शुड बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल। सो अब यहां से हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन में डेल्टा फाई की जगह पे पुट कर देते हैं इस चीज को, तो ये जो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल इक्वल्स टू, ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू S2P माइनस ऑफ S1P
और ये हो गया प्लस ऑफ डेल्टा फाई नॉट, ये हो गया प्लस ऑफ डेल्टा फाई नॉट। अब डेल्टा एल निकालेंगे तो इधर ले जाएंगे, तो मेरा फाइनली एक्सप्रेशन हो गया, इधर लिख चुके हो साहब, लिख चुका है, ठीक। तो यहां से अभी अगला स्टेप पे हमारा हो गया कि डेल्टा एल कैन बी रिटन एज, तो ये तो लैम्डा में 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, S2P माइनस ऑफ S1P प्लस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट। और इस टर्म को हमने क्या लिखा था, तो ये लिखा था L। तो यहां से एक चीज हो गया कि लैम्डा बाई 2 पाई, ये जो हमने लिखा हुआ है, सो नाउ जो है डेल्टा एल कैन बी रिटन एज S2P माइनस ऑफ S1P, और ये हो गया प्लस ऑफ L, वेर L कैन बी रिटन एज L इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट। अब एक चीज यहां से हमारा ये हो गया कि अगर हम इस टर्म को लिखने जाएं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस तरह से लिखें S2P माइनस ऑफ S1P प्लस S1P माइनस L, तभी S2P माइनस S1P प्लस L हो जाएगा, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L कैन बी रिटन एज S2P प्लस L माइनस ऑफ S1P, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम अकाउंट में नहीं लेते पहला डेल्टा फाई नॉट को, तब तो हम बोलते कि S2P माइनस S1P होता पाथ का डिफरेंस, लेकिन डेल्टा फाई नॉट अहेड होने की वजह से मैंने बताया कि ऑलरेडी ये चल चुका होगा, तो हम करेंगे क्या कि अब अगर हम डेल्टा एल निकालने जाएंगे तो लिखेंगे S2P ये ट्रैवल क्या, लेकिन इसको कितना ट्रैवल करना था, सिर्फ AP ट्रैवल करना था, तो S2P माइनस ऑफ S1P माइनस L लिखेंगे, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P, और ये हो गया प्लस ऑफ L। तो यही चीज यहां पे किया है कि जो भी सोर्स अहेड होगा फेज में, मान लो डेल्टा फाई नॉट से अहेड है, तो वो जो टोटल लेंथ ट्रैवल करता उसमें हम शॉर्टन कर देंगे उसके लेंथ को, कितने से, L से। तो अगर हम बोलते हैं कि इफ S1 इज अहेड इन फेज विथ रिस्पेक्ट टू S2, इन दैट केस द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय wave from source S1 should be shortened by length L, या फिर हम बोलेंगे कि अगर ये अहेड है तो इसके लेंथ को या तो हम बढ़ा दें, क्योंकि इंक्रीज कर देंगे कितने से, L से। तो मतलब हो गया कि जो यहाँ पे जो सिचुएशन है S2P प्लस L कर देंगे, एक सिचुएशन ले सकते हैं, या फिर S1P माइनस L कर सकते हैं। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बेटर है कि एक के टर्म में लिखें, वही एक हैबिट बना लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करने का। अरे माथा में बात गया नहीं गया सबको, गया। तो ये पूरा इलस्ट्रेशन के बाद हम लिखेंगे पॉइंट टू रिमेंबर। ये इलस्ट्रेशन हमको आया समझ में तो बड़ा खुशी का बात है, नहीं समझ में आया तो जो पॉइंट टू रिमेंबर वाला पॉइंट है उसको रटेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करते रहेंगे। तो ये प्रूव करके दिखाया कि हमको डेल्टा एल कैलकुलेट करते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि जो अगर फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्स अगर होता है फाई नॉट, तो हमारा एल शुड बी कम इनटू पिक्चर उसमें, और अगर डेल्टा फाई नॉट 0 है तो अपने आप एल 0 हो जाएगा, S2P माइनस S1P आ जाएगा। तो अब पॉइंट टू रिमेंबर में डालना ये सब लिखने के बाद। तो एक ही के हिसाब से लिखवा देता हूं। वैसे तो अगर S1 अहेड है फेज में S2 से बाय डेल्टा फाई नॉट, तो इसके लेंथ को या तो शॉर्टन कर दो L से, या फिर इसके लेंथ को बढ़ा दो L से, दो में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। बात समझ आया ना? हाँ, तो लिखो पॉइंट टू रिमेंबर में, कंपलसरी पॉइंट टू रिमेंबर।
तो मैं एक ही चीज लिखा रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, लेकिन कम से कम ये चीज से समझ में आना चाहिए कि हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट लिखना है इफ सोर्स S1, if source S1 is ahead in phase, if source S1 is ahead in phase with respect to source S2, with respect to source S2 by delta phi naught, by delta phi naught, then हाँ एक बार रिपीट कर देता हूं, if source S1 is ahead in phase with respect to source S2 by delta phi naught, then the path length of the wave from source S1, then path length of the wave from source S1 should be shortened by L, should be shortened by L, where L equals to lambda by 2 pi into delta phi naught. और अगर लैग कर रहा होगा तो ये अपने आप निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो L निगेटिव होगा, निगेटिव हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अपने आप लेंथ बढ़ जाएगा उसका। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो गया कि जो भी हम लेते हैं जो अहेड हो उसका शॉर्टन कर दो। फेज डिफरेंस के टर्म में लिख लो कि इसका फेज इससे डेल्टा फाई नॉट है, तो इसको जो है शॉर्टन कर देंगे कितने से, L से। अगर निगेटिव मतलब अगर फेज निगेटिव में आता है इसके रेटिव मतलब ये लैग करेगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव प्लस हो जाएगा। अरे बात समझा है? तो बस ये चीज यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब 3 पॉइंट जो है वो पढ़ाया था कि इस टॉपिक के अंदर जब भी वेव जो है कहीं से रिफ्लेक्ट होता है, तो मैंने आपको जिस समय रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था उस समय एक पॉइंट बताया था। वो पॉइंट ये बताया था कि अगर कभी भी लाइट रे ट्रैवल करता है फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर साइड से, तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में फेज डिफरेंस आता है पाई का। इसका मतलब है कि सडनली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फेज डिफरेंस आया। तो जब भी हम लोग पाथ लेंथ कैलकुलेट करने जाएंगे रिफ्लेक्टेड वेव का, तो इसके सडनली चूंकि फेज डिफरेंस आ गया, मान लो प्लस पाई का लेंगे, तो इसके पाथ को हमको जो है शॉर्टन करना पड़ेगा। अगर माइनस पाई का ले लेंगे तो इसके पाथ को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से? तो हमको पता है कि पाई का आता है, तो पाई के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू पाई लिखेंगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा बाई 2 से हम रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को शॉर्टन कर देंगे। तो एट द पोजीशन ऑफ अगर हम रिफ्लेक्शन बात करें तो ये 3 पॉइंट अगला होगा याद करने के लिए, और वो सब तो हम लोगों को पता है। तो इस चीज के लिए जैसे मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है सिचुएशन कि एक स्क्रीन ले लिया, यहां पे एक सोर्स ले लिया और बोला यहां पे मिरर रख दिया हमने, इस पॉइंट पर आएगा वेव, तो वेव 2 जगह पहुंचेगा। एक तो सीधा पहुंच जाएगा, एक होगा कि यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचेगा। तो मेरे पास 2 एक जगह से सोर्स वेव पहुंचा तो एक सीधा और एक पहुंचा यहां से जाकर यहां तक। अब हमारे पास 2 पाथ हो गया, एक पाथ ये वाला एक पाथ ये वाला।
अब इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये लेंथ तो एसपी लिख देंगे, ये लेंथ अगर लिखेंगे तो एस क्यू प्लस क्यूपी टोटल लेंथ हुआ। लेकिन अगर ये रेयर मीडियम है तो हमारा सडनली फेज डिफरेंस आएगा इसमें कितने का, प्लस पाई का, और फेज डिफरेंस प्लस पाई को अकाउंट में लेंगे तो इसके लेंथ को हमको शॉर्टन करना पड़ेगा, कितने से, लैम्डा बाई 2 से। अरे बात समझ में आया नहीं आया? अरे बतवा समझ में आया नहीं आया? सड़ियल तो काहे के ले रहे ऑप्टिक्स पढ़ा था अगर नहीं समझ में आया तो? कि हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो सोर्स यहां रखा है तो एक वेव सीधा आएगा, एक वेव रिफ्लेक्ट करके जाएगा यहाँ पे, एक वेव ये कहलाया, एक वेव ये कहलाया, इन दोनों के बीच में लेंथ का डिफरेंस निकालना है सड़े हुए आदमी। तो हम क्या लिखेंगे, L2 लिखने जाएंगे तो लिखेंगे एस क्यू प्लस क्यू पी टोटल फिजिकल लेंथ। इसका बात करेंगे तो L1 इक्वल्स टू हो गया SP। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाएंगे, लेकिन एक बात और होता है कि हमारा सडनली यहाँ फेज डिफरेंस पाई का होगा। इसका मतलब है कि जो भी अहेड हो गया फेज में उसको तुरंत सडनली पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इसके क्यूपी वाले लेंथ को शॉर्टन करेंगे, कितने से, लैम्डा बाई 2, क्योंकि प्लस पाई के करस्पॉन्डिंग एल का वैल्यू कितना आता है, वो आता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई नॉट। अगर हम पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, मतलब इसके लेंथ को हम शॉर्टन कर देंगे, कितने से, लैम्डा बाई 2 से। माता हम गया नहीं गया? गया। अब फिर हम लोग लिखेंगे फटाफट जनरल नॉलेज का ही पार्ट। तो इसमें लिखेंगे जनरल नॉलेज व्हेन लाइट वेव फॉल्स, या फॉल, वेव्स लिखोगे तो फॉल, व्हेन लाइट वेव्स फॉल ऑन बाउंड्री separating two media, इसमें पहला पॉइंट, अब ये सब ने लिखा होगा कि डेल्टा फाई आर आई का मतलब क्या है, डेल्टा फाई टी आई का मतलब क्या है, वो सब जो रे ऑप्टिक्स में लिखा था उसी को फॉलो करना। पहला स्टेटमेंट हो गया, इसमें सब साथ में लिखना है, अरे रेडी स्टेडी गो करके सब साथ में लिखना, जितना तेजी से मैं लिखूंगा उतने तेजी से लिखोगे। लिखेंगे इफ लाइट वेव फॉल्स, फॉल वेव्स, या लाइट वेव लिखो ना एक, हाँ, इफ लाइट वेव फॉल्स ऑन बाउंड्री फ्रॉम ऑप्टिकली rarer side, then at the point of incidence, at the point of incidence, delta phi ri equals to plus minus of pi radian। तो सडनली फेज डिफरेंस आएगा प्लस का, मतलब या तो अहेड हो जाएगा या फिर लैग कर जाएगा बाय पाई रेडियन। पॉइंट ऑन डेल्टा फाई आर आई इक्वल्स टू दिस। सो द पाथ लेंथ of reflected wave should be either shortened by lambda by 2। कब? अगर हम लोग ले लेते हैं